हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त और शानदार चल रही होगी। मैं पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको कोई सा भी डाउट, सबसे पहले जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम कंपटीशन बढ़े यहाँ पर और आप उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करके अपने प्रिपरेशन के और करीब पहुंच सकते हैं, अपनी सक्सेस के और पास पहुंच सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, फेसबुक हो। उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप वहां से जाके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। या तो आप सर्च कर सकते हैं स्लैश परीक्षा JN। सारे ही प्लेटफॉर्म पे इस यूजर नेम से अगर आप सर्च करते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वहां पर आप अपना डाउट, क्वेरी जो भी है आप अपना वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका नंबर है 7272824365। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। तो आपके सामने एक मोटिवेशन है, दैट इज वॉट एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम। जो भी आपकी चीज में, लाइफ में जो भी चीजें आती हैं वो आपको सही समय पे आती हैं, सही समय पे वो हमारे पास आ रही होती हैं। सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत होती है? बी पेशेंस, धैर्य बनाए रखने की। अगर आप अपने लिए कभी प्रेयर भी करते हो तो सिर्फ एक ही चीज की प्रेयर करना कि भगवान मेरे में पेशेंस रखो, मेरे में धैर्य दो। क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव लाइफ होता है ना, कॉम्पिटिशन वाला जो फेस है, जिस फेस में अभी हम जा रहे हैं, जो फेस हमें आगे सामना करना है, इसमें ना सब्र रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमने पेशेंस खो दिया ना, अपने धैर्य को खो दिया, तो सारी चीज़ जो हमने अभी तक कंपोनेंट इकट्ठा करके अपने उस रिदम में लगे हुए थे, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में मिल रही होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो गॉड प्लान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान किया है। हमें लगता है कि इस टाइम हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो एक टाइम के बाद जब हम उस फेस को पास कर जाते हैं, उस फेज से गुजर जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वो चीज़ सही हुई थी। तो जो भी चीज़ हमारे पास आ रही होती है, एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, सही समय पे आती है। द नीड इज टू दैट वॉट बी पेशेंट, सिर्फ धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आपके सामने जो ये इमेज है, ये छोटी सी इमेज है, लेकिन ये बहुत बड़ा आपको एक लेसन दे रही है कि अगर ये जो एक कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर क्या डायरेक्ट बटरफ्लाई बनना चाहेगा तो बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। उसको बटरफ्लाई तक जाने के लिए कुछ सर्टेन ऑफ लाइफ को स्पेंड करना पड़ेगा, तब वो बटरफ्लाई बन पाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, सही समय पे ही उसको वो चीजें मिलने वाली हैं। सो बी पेशेंस, धैर्य बना के अपनी चीजों को बस करते रहो, अपने आप उसका आउटपुट आपको दिखेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और शानदार टॉपिक, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से प्रॉब्लम होती है कि सिटिंग अरेंजमेंट टाइम ले जाता है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है वो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों का निजात हम इस वीडियो के सेशन में सीखने वाले हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के सारे टाइप्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे से एग्जामिनर कैसे पूछता है, अपने ट्रैप में कैसे फंसाता है, इन सब चीज़ों को टैकल करना हम आज के सेशन में जुड़ने वाले हैं। तो आपका चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, दैट इज बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। ठीक। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है। कुछ ग्रुप ऑफ अ पर्सन आपके सामने रखे होते हैं, उन ग्रुप ऑफ पर्सन में वो पर्सन कैसे मैथमेटिकल बॉडी की शेप पे बैठे हुए हैं, कोई सर्कल में बैठा है, कोई रेक्टेंगल में बैठा है, कोई स्क्वायर में बैठा है, कोई ट्राइंगल में क्या बैठा है, कोई पर्टिकुलर रो में बैठा है, कोई पैरेलल रो में बैठा है, इस तरीके का डेटा हमारे सामने गिवन होता है।
अब उन चीज़ों पे काम करने के लिए फिर ये भी बताया जाता है उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। 8 पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन बैठे हैं, 9 पर्सन बैठे हैं, इवन नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं हमारे पास और ऑड नंबर ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं हमारे पास। जब वो पर्सन बैठ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो फेस करेंगे। अगर सर्कुलर पर बैठे हैं, आपके सामने एक सर्कुलर टेबल है और वहां पर बैठ रहे हो, तो आप टेबल के इनसाइड भी फेस करके बैठ सकते हो और टेबल के अपोजिट साइड फेस करके भी बैठ सकते हो। तो ये भी डेटा गिवन होता है कि जो पर्सन है वो सिर्फ इनसाइड फेसिंग है या आउटसाइड फेसिंग है, या कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, या नॉर्थ फेस करके बैठा है या साउथ फेस करके बैठा है। इस तरीके का डेटा हमारे पास गिवन होता है। फिर कुछ छोटी छोटी स्टेटमेंट होती हैं, उन स्टेटमेंट को लिंक करके हमें पर्सन को अरेंज करना होता है किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से एसएससी में पहले टीयर 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन जब से रीजनिंग को टीयर 2 में ऐड ऑन किया गया है, 2022 से ही रीजनिंग को टीयर 2 में ऐड ऑन किया गया है। उससे पहले आपके सिर्फ ये प्रीलिम्स का टॉपिक हुआ करता था, रीजनिंग सेक्शन सिर्फ आपके टीयर 1 में आता था, लेकिन अब वो टीयर 2 में भी पूछा जाने लगा है। अब जब वो टीयर 2 में पूछता है तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अब कुछ चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उन मार्क्स को ग्रैब करने के लिए हमें किस किस स्ट्रेटेजी का फॉलो करना है। आपको टाइप्स बता दिए कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, हमें उनको किस तरीके से अरेंज करना है, और अभी हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखेंगे। सपोज करो कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आप हेडिंग लिख सकते हो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस चीज से पॉइंट्स टू बी रिमेंबर से पहले हम इस सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट को मैथमेटिकल बॉडीज में डिवाइड करते हैं। मैथमेटिकल बॉडीज, जो आपको क्वेश्चन बिठाने का तरीका दिया जाता है वो मैथमेटिकल बॉडीज में दिया जाता है, और वो बॉडीज किस शेप में होती है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज दैट, आपका जो पहला है वो है आपका बाउंडेड फिगर। फर्स्ट वन क्या है स्टूडेंट? आपका बाउंडेड फिगर। और दूसरा है स्टूडेंट्स आपका नॉन बाउंडेड फिगर। नॉन बाउंडेड फिगर, बाउंडेड फिगर को हम ओपन फिगर भी बोल सकते हैं। सॉरी, बाउंडेड फिगर को हम क्लोज्ड फिगर भी बोल सकते हैं। और नॉन बाउंडेड फिगर को हम ओपन फिगर के नाम से भी जान सकते हैं। अब इस पॉइंट से आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि बाउंडेड में, मैथमेटिकल बॉडीज में बाउंडेड फिगर कौन कौन सी होती है हमारे पास। वेरी गुड, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, इन तरीके के शेप हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बाउंडेड फिगर की बात करें तो बाउंडेड फिगर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सर्कल दिया जा सकता है, स्क्वायर से क्वेश्चन पूछता है, रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछता है, ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछता है, हेक्सागन, पेंटागन एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इन 3 पार्ट से पूछे जाते हैं, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। नॉन बाउंडेड फिगर में सिर्फ हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है। पहला हो गया आपका लीनियर रो या फिर स्ट्रेट रो या फिर सिंगल लाइन पर कोई पर्सन बैठे हुए हैं, फर्स्ट वन इज। और दूसरा होता है आपका पैरेलल रो। पैरेलल रो में कुछ पर्सन बैठे हैं
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ से हमारे से पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल बॉडीज को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, दैट इज क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर, बाउंडेड फिगर और नॉन बाउंडेड फिगर। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ, और बाउंडेड फिगर में हमारे कौन कौन सी शेप आती हैं, आपका सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, एक्सक्लेमेटरी एक्सेट्रा। और ऐसे हमारे नॉन बाउंडेड फिगर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपका लीनियर रो और पैरेलल रो। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, कुछ अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से भी क्वेश्चंस को पुट ऑन किया जाता है। तो अब इनके ऊपर कुछ बेसिक सी क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि हमें आगे पॉइंट टू बी रिमेंबर, वही छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको कनेक्ट करके हमारे सामने पैसेज दिया जाता है और उस पर हमें अपने डायग्राम को बनाना होता है। साथ ही साथ अगर किसी एक स्टेटमेंट से दो दो बातों को निकाला जाए तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं अपने डायग्राम में। अगर किसी स्टेटमेंट से हमें दो दो पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगता है, किसी एक बात से अगर मुझे दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो मैं उन दोनों को ही प्लॉट करूंगी, दोनों को ही पॉसिबिलिटी लेके चलूंगी। ठीक है, इस तरीके का। आगे देखते हैं, आपके सामने एक टाइप्स है बेसिक कॉन्सेप्ट में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन। और कौन सा डायरेक्शन, इसको आप डायरेक्शन के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी लिख लेना। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हेयर। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ते टाइम, डायरेक्शन को रीड करते टाइम बहुत केयरफुल होके हमें पढ़ना है। क्यों केयरफुल होके पढ़ना है, कि उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं, जो ग्रुप ऑफ अ पर्सन है वो कितने हैं, किस तरीके के शेप में उनको बिठाया गया है, और क्या किस तरफ वो फेस करके बैठे हैं, ऐसा कुछ डेटा हमारे पास गिवन होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर पर्सन एक साथ नहीं बैठेंगे, कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग पर्सन एक तरफ फेस नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आपके सामने रखे होते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके पढ़ना है, ताकि ये पॉइंट हमें आगे कंफ्यूज ना करे। सिटिंग अरेंजमेंट स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग का खेल है। अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, आप लैंग्वेज को पढ़ के अपने दिमाग में फ्रेमिंग कर पाते हो, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ज्यादा वो नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को बहुत ही तरीके से लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है इसके ऊपर बात करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है, आपके सामने ये एक सर्कल गिवन है। ठीक, अब इस सर्कल पर कुछ नंबर ऑफ पर्सन को बिठाया गया है। इन सर्कल पर हमने मान लिया है ये 8 पर्सन को बिठाया गया है। ये पर्सन बिठा दिए गए। अब यहाँ पर इन पर्सन को अरेंज करने के बाद इनके फेस भी बता दिया। दैट्स मीन्स इस तरीके का आपके सामने है। अब मेरे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और उनके आंसर आप दोगे। यहीं से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता हुआ चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट, हु इज इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर ऑफ बी।
आप मुझे बताओ बी का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी? इस जो डायग्राम से आपको ये क्या पॉइंट समझ में आता है? हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी? बी का इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा? तो आपका बी ये बैठा है, अब बी का इमीडिएट नेबर ए भी हो सकता है और बी का इमीडिएट नेबर एफ भी हो सकता है। बात क्लियर हुई? इमीडिएट नेबर कौन है? ए या तो बी। नेक्स्ट पार्ट है आपका हु इज नेक्स्ट टू बी? बी के नेक्स्ट कौन है? बी के नेक्स्ट कौन है? क्या इस स्टेटमेंट में डिफाइन है कि लेफ्ट नेक्स्ट या राइट नेक्स्ट या इमीडिएट राइट इमीडिएट नेबर या लेफ्ट इमीडिएट नेबर, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है ना हमारे सामने। तो अभी भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो बी के इमीडिएट नेक्स्ट भी कौन है स्टूडेंट? ए एंड बी सेम। और यहां पर भी ए का इमीडिएट नेबर कौन था? ए एंड बी दोनों ही नेबर थे। अब यहां से हमारा क्या पॉइंट निकल के आता है? जब भी इमीडिएट हो, पॉइंट नंबर, जब भी आपके सामने इमीडिएट लिखा जाए, नेक्स्ट लिखा जाए, नेबर लिखा जाए, बिसाइड लिखा जाए, एडजेसेंट लिखा जाए, तो इन सब का मीनिंग सेम होता है, बिल्कुल आस पास, पास पास में ये सारे पर्सन, इनकी जगह कुछ भी वर्ड यूज हो, इन सब का मीनिंग हमारा सेम माना जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ध्यान से सुनना इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो वहां पर आप एबल हो टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वहां से हमें इमीडिएट, नेक्स्ट, नेबर, बिसाइड, एडजेसेंट बोला हो तो इन सब का मीनिंग सेम ही होता है उसके आसपास। आगे और पॉइंट पढ़ते हैं, 3 पॉइंट हो चुके हैं। 4th पॉइंट, सेम एक बार मुझे शेप आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक, अब पॉइंट मेरा स्टार्ट होता है स्टूडेंट यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। 4th पॉइंट क्या है आपके पास? हु सिट अपोजिट टू ए? हु सिट्स अपोजिट टू ए? ए के अपोजिट कौन बैठा है? हु सिट अपोजिट टू ए? ए के अपोजिट कौन है हमारा? एफ। ए के विपरीत दिशा पे कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेरा एफ। 5th पॉइंट, हु इज फेसिंग जी? हु इज फेसिंग जी? जी को कौन फेस कर रहा है? बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या? एच। मैंने पूछा है हु इज फेसिंग जी, जी को कौन फेस कर रहा है? तो इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा हमारा नन। क्यों नन? ध्यान से देखना, जी को कौन फेस कर रहा है? तो जी के जो सामने बैठा होगा उसका फेस अगर इनसाइड होता तो ये पर्सन जी को फेस कर रहा होता ना, लेकिन वो जी तो बाहर की तरफ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जी को फेस करने वाला कोई है ही नहीं। जी के अपोजिट पूछा होता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता
हु सिट अपोजिट टू जी। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं यही कर देती हूँ, हु सिट अपोजिट टू जी। जी के अपोजिट कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी के अपोजिट तो बैठा एच है, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए हु इज फेसिंग जी, जी को इस डायग्राम में कौन फेस कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन, कोई भी फेस नहीं कर रहा। ठीक, तो अपोजिट उसके सामने हो सकता है, बट फेस करने की बात करें तो उस पर्सन की तरफ फेस होना चाहिए। अभी आप मुझे फेस कर रहे हो, अभी मैं आपको फेस कर रही हूं, लेकिन जैसे मेरा फेस इधर अपोजिट हो जाएगा तो आप तो मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन मैं आपको फेस नहीं कर रही हूं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज बिटवीन G एंड B, G और B के बिटवीन कौन बैठा है? G और B के बिटवीन कौन बैठा है? तो G और B के बिटवीन कौन बैठा है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा A। ठीक, अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, यहां से एक और कंक्लूजन पॉइंट निकालते हैं। जब भी आपका वर्ड बिटवीन यूज किया जाए और जितने नंबर ऑफ पर्सन उनके बीच में बोला जाए, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन को हमें बिठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोल दिया जाए 3 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, 3 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, 3 पर्सन A और B के मिड में बैठे हैं। तो अगर हमारा सर्कल ऐसा है तो A यहाँ पर है, तो 1 2 3 पर्सन का ही गैप होना चाहिए। तो जितने नंबर बोला जाए उतने पर्सन का गैप रखना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट दे दिया जाए, क्या? अवे, बिलो, अबव, और इस एग्जाम्पल ये दे दिया जाए 3 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B, और फिर से अब आपका फ्लो डायग्राम कैसा है? अगर ये 8 पर्सन है यहाँ पर, तो A और B में कितने पर्सन आ जाएंगे अब हमारे पास? 3 पर्सन अब नहीं आए, 3 सॉरी, ये मैंने स्टेटमेंट चेंज करती हूँ। अगर गिवन है A is 3 place away from B, अगर ये है A is 3 place away from B, जो A है वो B से 3 place away है, तो अवे का मीनिंग क्या हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं उसमें से -1 करके गैप रखेंगे। जितने पर्सन हमें क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में गिवन है उसमें से 1 माइनस करके हम गैप रखेंगे। बहुत स्लो चल रहे हैं। A is 3 place away from B, दैट इज अगर B मेरा यहाँ पर है तो फर्स्ट सेकंड 3 प्लेस अवे ये भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड 3 प्लेस अवे ये भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें राइट और लेफ्ट नहीं बताया गया था। तो A is 3 प्लेस अवे फ्रॉम B, दैट इज B यहाँ से है तो 3 प्लेस बोला था, तो हम 3 में से -1 करेंगे तो गैप कितने का हो जाएगा? 1 का गैप। यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट निकालते हैं, जब भी बिटवीन दिया जाए और बिटवीन में जितने नंबर ऑफ पर्सन बोले गए हैं तो उन 2 पर्सन के बीच में उतने ही पर्सन का गैप रखना है। लेकिन अगर अवे, बिलो, अबव बोला जाए तो उन्हीं 2 पर्सन के बीच में -1 करके गैप रखना है। अगर 4 पर्सन अवे बोला गया है तो 3 का गैप हो जाएगा, 5 पर्सन अवे बोला गया है तो 4 का गैप हो जाएगा। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ है यहां तक? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है? 7th। हु इज थर्ड राइट ऑफ ए? ए के थर्ड राइट पर कौन है? तो ए का फेस पहले देखना है। अब यहाँ पर हम फेस की बात करें, अगर पर्सन इन साइड फेस कर रहा है टेबल के, इस टेबल के अगर इन अंदर फेस कर रहा है, तो जो आपका राइट होगा वही उस पर्सन का भी राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही उस पर्सन का भी लेफ्ट होगा। ये चीज मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक किया था, तो वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था। वापस से एक्सप्लेन क्या किया कि अगर पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है तो जो आपका राइट है वही उस पर्सन का भी राइट हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट है वही उस पर्सन का भी लेफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए यहाँ पर बैठा है तो ए का थर्ड राइट, तो अगर आप ए की जगह अपने आप को रख के देखोगे तो आपका राइट ये है, आप अपने राइट में चलोगे तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट इज जी। तो ए के थर्ड राइट पर कौन है स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा जी। क्यों? क्योंकि जी ए मेरा इनसाइड फेसिंग था। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, हु इज सेकेंड राइट ऑफ हु इज सेकेंड राइट ऑफ डी? डी के सेकेंड राइट पर कौन है? अब डी का फेस किधर है? डी आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, टेबल के आउटसाइड फेस है। तो राइट अब इसका क्या हो जाएगा? ये राइट और इधर वाला लेफ्ट। तो डी के राइट पर कितना राइट? सेकेंड राइट। तो डी का फर्स्ट राइट, डी के सेकेंड राइट पर कौन हो जाएगा स्टूडेंट? मेरा पॉइंट हो जाएगा एच। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट चीज, अब आप फटाफट से ये फाइंड करो, हर पर्सन का राइट और लेफ्ट फाइंड आउट करके लिख लो फटाफट से, विद इन 1 मिनट आप इस पॉइंट को करो। जो भी ये 8 पर्सन है, इस 8 पर्सन का राइट लेफ्ट निकालना है जरा। इसका राइट लेफ्ट कैलकुलेट हो गया। देखो अब इनका राइट लेफ्ट निकालना है, तो ए का राइट ये, ए का लेफ्ट ये, बी का राइट क्या हो जाएगा? ये, लेफ्ट ये, सी का राइट दिस वन, लेफ्ट दिस वन, एक जी का राइट, लेफ्ट ये, राइट इधर, लेफ्ट इधर, इधर ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो राइट दिस वन, लेफ्ट आउटसाइड फेस कर रहा है तो राइट दिस वन, लेफ्ट दिस वन, इनसाइड फेस कर रहा है तो राइट दिस वन और लेफ्ट दिस वन। यही हो जाएगा हर पर्सन का राइट लेफ्ट। क्लियर हुआ? अब आप मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताओगे। फेसिंग हो गया, अगर इसमें पॉइंट दिया गया होता इमीडिएट नेबर ऑफ A is facing immediate neighbor of A is facing opposite direction। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, immediate neighbor of A is facing opposite direction। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे डिफरेंस करके बताना होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए immediate neighbor of A is facing
ऑपोजिट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। और नेक्स्ट पॉइंट बोल दिया जाए, ए इज फेसिंग इनसाइड, ए इज फेसिंग इनसाइड। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ये 8 पर्सन बैठे हैं, ठीक, हमने सर्कल है तो सर्कल में जहां पर आपका मन करे आप ए को पुट कर सकते हो, इसमें कोई कॉर्नर साइड ये सब तो चीजें प्रेजेंट नहीं होती। आपका मन कर रहा है ए को यहाँ से स्टार्ट करने का, ए को यहाँ से बिठाने का, तो आप यहाँ पर बिठाओ। आपका मन कर रहा है ए को टॉप से स्टार्ट करने का, तो आप यहाँ भी बिठा सकते हो। आपका मन कर रहा है ए को यहाँ से स्टार्ट करने का, तो आप ए को वहां से भी बिठा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग आप बताओ, आप क्या समझे हो। इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ए के इमीडिएट जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो क्या, और ये भी बोल दिया गया ए इज फेसिंग इनसाइड, तो क्या ये दोनों जो नेबर हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे होंगे क्या? आपने यही मीनिंग निकाला होगा ना कि जो ए के इमीडिएट नेबर हैं वो अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है तो वो दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट का मीनिंग ये नहीं है, ये बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर ब्लंडर कर रहे होते हैं। इस लाइन का मीनिंग ये है स्टूडेंट, जो इमीडिएट नेबर है ना ए के, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स मीन्स अगर ए का ये वाला नेबर, अगर ए का ये वाला नेबर इनसाइड फेस कर रहा है तो ए का ये वाला नेबर आउटसाइड फेस करेगा, ठीक। या तो फिर अगर ए का ये वाला नेबर आउटसाइड फेस करेगा तो इस वाले नेबर को हमें इनसाइड फेस करने पड़ेगा। वो क्या कोशिश कर रहा है कहने की कि जो ए के इमीडिएट नेबर है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आपको ये वाला पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ऐसे एग्जामिनर अपने ट्रैप में आपको फंसाता है। ये वाला पॉइंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया था कि ए इनसाइड फेस कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या सोचा, तो फिर जो उसके इमीडिएट नेबर होंगे वो आपके आउटसाइड फेस करेंगे, बट ये पॉइंट गलत है। वो ही इज ट्राइंग टू से दैट, वो ये कोशिश कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो ए के इमीडिएट नेबर होंगे, अगर ए का एक नेबर इनसाइड फेसिंग है तो ए का दूसरा नेबर आउटसाइड फेसिंग होगा। अगर ए का इधर वाला नेबर आउटसाइड फेसिंग है तो इधर ए का ये वाला नेबर इनसाइड फेसिंग होगा। कैसे हमें पता चलेगा, वो वाली बात कब पता चलेगी मैम, ऐसा आपके माइंड में आया होगा, तो उसके लिए आपके सामने साफ साफ स्टेटमेंट में बताया जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पर लिख दिया गया है इमीडिएट नेबर ऑफ immediate neighbor of A facing opposite direction to A. Immediate neighbor of A is facing opposite direction to A. अब यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि A के जो नेबर है ना इमीडिएट, वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इस स्टेटमेंट से भी हमारी पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, अगर ए इनसाइड फेस कर रहा है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये वाली लाइन आपको नहीं दी गई, ये वाला स्टेटमेंट नहीं बताया गया कि ए इज फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। अगर बता दे तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन में नहीं गिवन, तो बोला गया है इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ए। दैट्स मीन्स ए अगर इनसाइड है तो ए के जो इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों किधर फेस करेंगे, ये वाला नेबर भी आउटसाइड हो जाएगा और ये वाला नेबर भी आउटसाइड होगा। लेकिन अगर ये बता दिया जाता स्टेटमेंट में, अगर ऐसा है तो यहाँ से दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मेरा ए आउटसाइड फेस कर रहा है तो जो ए के इमीडिएट नेबर होने वाले हैं वो दोनों ही मेरे इनसाइड फेस करेंगे। तो दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
इमीडिएट नेबर ऑफ ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ए के अपोजिट डायरेक्शन जो उसके नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बट नीचे वाले स्टेटमेंट में वो साफ साफ डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू ए, जो ए के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में। अगर ए इनसाइड है तो दोनों नेबर आउटसाइड फेस करेंगे, और अगर ए आउटसाइड फेसिंग है तो दोनों नेबर इनसाइड फेस करेंगे। क्लियर हुआ? आगे का पॉइंट समझे। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट क्या रहने वाला है, अगर आपके सामने वर्ड आ जाए एटलीस्ट, मिनिमम, नॉट मोर देन, एग्जाम्पल at least 3 person sit between A and B. At least 3 person sit between A and B. और आपके सामने अगर 8 पर्सन का अरेंजमेंट है, यहाँ पर अगर 8 पर्सन बैठे हुए हैं और ये बोल दिया जाए कि ए और बी में एटलीस्ट कम से कम, ठीक, कम से कम, नॉट मोर देन, मिनिमम, इन वर्ड का यूज हो जाए कि कम से कम 3 ही पर्सन बैठे हैं, तो आप ए और बी के बीच में अगर ए यहाँ पर है तो 1 2 3 पर्सन ही बिठाओगे। अब कम से कम 3 पर्सन, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं ना, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम 3 पर्सन, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, जितने ग्रुप ऑफ अ पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना होगा। दैट इज एटलीस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और बी, ए और बी के मिड में 3 पर्सन है। यहाँ से पॉसिबिलिटी आपकी कितनी निकल के जाएगी, अगर ए यहाँ पर है तो 3 तो होने चाहिए, इसके बीच में 4 पर्सन भी हो सकते हैं, इनके बीच में 5 पर्सन भी हो सकते हैं, और इनके बीच में 6 पर्सन भी हो सकते हैं, एटलीस्ट बोला जाए तो। बाय डिफॉल्ट मैंने राइट लिया है, लेफ्ट भी हो सकता है, तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी और 2-3 पॉसिबिलिटी और निकल के आ जाएंगी। मैंने तो बाय डिफॉल्ट राइट की तरफ से लिया है, लेफ्ट की तरफ से भी तो हो सकता था ना। साथ ही साथ अगर आपके सामने वर्ड यूज कर दिया जाए क्या, एट मोस्ट, या फिर मैक्सिमम, या फिर नॉट लेस देन, जब आपके सामने ये वर्ड यूज किए जाए और एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा गया है एट मोस्ट 3 पर्सन sit between A and B। अगर स्टेटमेंट है एट मोस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन A and B, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 3 ही पर्सन बिठा सकते हो उन दोनों पर्सन के बीच में, 3 के अलावा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 पर्सन भी हम बिठा सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। मैक्सिमम, एटमोस्ट, मिनिमम, एटलीस्ट, इन सब वर्ड का यूज हो तो हमें कैसे बताना है, तो यहाँ से भी हमारी पॉसिबिलिटी निकलती हुई चली जाएंगी स्टूडेंट। अगर आपके सामने ये 8 पर्सन है और बोला गया है एटमोस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में कम से कम 3 पर्सन, तो 1 2 3 पर्सन का गैप, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन का गैप। हम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 पर्सन का भी गैप रख सकते हैं, हम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 1 पर्सन का भी गैप रख सकते हैं, और हम पॉसिबिलिटी में 0 पर्सन का भी गैप ले सकते हैं। अब इसकी और पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, लेफ्ट भी हो सकता था, राइट भी हो सकता, बट बाय डिफॉल्ट मैंने अपनी तरफ से राइट ही कंसिडर लेके किया है। क्लियर हुआ? तो एटलीस्ट बोला जाए
तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 3%, ज्यादा आप कितने भी बिठा सकते हो। एट मोस्ट बोला जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3%, और कम हम 0 तक कितने भी ला सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 का भी गैप हो सकता है उन 2% के बीच में। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला, एटलीस्ट वाला भी। चलो, तो अब आपका एक लास्ट पॉइंट बचता है, जो कि आपके पहले भी मैंने बोला था ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में, कि ये चैप्टर, वो वर्ड इन चैप्टर में भी यूज होने वाला है। डायरेक्शन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पर भी बताया था। एक बार बहुत बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट पहली बार देख रहे होंगे, जिसने कभी नहीं भी सीखा था ना, उनसे भी अब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट, और इसका आंसर आप ही बताओगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके थे। क्या वो पॉइंट है, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में, किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर हमारा वर्ड आता है एंड, बट, कॉमा लगा के इज, तो स्टूडेंट ये किस एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में आपका वर्ड आता है एंड, बट या कॉमा लगा के इज का यूज किया जाए, तो ये किस एलिमेंट को डिफाइन कर रहे होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट एलिमेंट, या तो फिर फारदेस्ट एलिमेंट, दूर वाले एलिमेंट के लिए। एग्जाम्पल, A sits third right of B. A sits third right of B and second left of C. आपके सामने एक ये स्टेटमेंट गिवन है, A is third right of B and second left of C. तो यहां पर हमें कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बताया, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में वर्ड आपका आता है एंड, बट और इज, तो कॉमा लगा के इज, तो इन वर्ड्स के आगे वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन की जाती है। एग्जाम्पल, आपका पहला स्टेटमेंट है ये और दूसरा स्टेटमेंट है ये, इन दोनों के बीच में वर्ड आया है मेरा एंड, तो इस एंड के जो आगे वाली इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, वो यूज किया जाएगा किसके लिए, ए के लिए इंफॉर्मेशन को बताएगा। दैट्स मीन्स अगर किसी सिंगल लाइन में कुछ नंबर ऑफ पर्सन को बिठाए और ऐसा डेटा गिवन हो, तो हमें उसकी प्लॉटिंग कैसे करनी होगी। आप देखो, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, इस पॉइंट पर बी है और बी के थर्ड राइट पर कौन है, ए, तो थर्ड राइट मतलब फर्स्ट राइट, दिस इज सेकंड राइट, थर्ड राइट पर मैंने ए को बिठा दिया। एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, कौन सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, ए या बी, फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट कौन है हमारा यहाँ पर, ए, तो जो ए है वो सी के सेकंड लेफ्ट है। बाय डिफॉल्ट हमने ये सोचा कि पर्सन नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहे हैं, और सी को अगर मैंने यहाँ बिठाया तो सी का फर्स्ट लेफ्ट और सी के सेकंड लेफ्ट पे मेरा ए आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ अगर आपके किसी स्टेटमेंट में वर्ड यूज होता है हूं, विच, whom और whose as a relative pronoun, not as a WH family. WH फैमिली की तरह नहीं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज नोन एज, इट विल बी रिप्रेजेंट फॉर द सेकेंड एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरे एलिमेंट के लिए। एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड एलिमेंट या फिर नियरेस्ट एलिमेंट, पास वाले एलिमेंट के लिए।
सेकेंड एलिमेंट या तो फिर नियरेस्ट एलिमेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी who is second left of C. A is third to the right of B and who is second to the left of C. अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट कैसे? पहली स्टेटमेंट हो गई आपकी ये और दूसरी स्टेटमेंट हो गई आपकी ये। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में मेरा वर्ड यूज किया गया है हूँ, तो जो हूँ के आगे वाली इंफॉर्मेशन होगी वो इस हूँ के नियरेस्ट एलिमेंट के लिए होगी या फिर सेकेंड एलिमेंट के लिए यूज किया जाएगा। डायग्राम बनाओगे तो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पर तो ए को हमने बिठा दिया, लेकिन जो हूँ के आगे वाली इंफॉर्मेशन है हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ये किसके लिए बताया जा रहा है? बी के लिए। जो आपका ये बी है ये सेकेंड लेफ्ट हो जाएगा सी के, तो इस बार आप सी को यहाँ पर प्लॉट करोगे तो सी का फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट ये हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है हूँ और यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एंड। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम थी और इन्हीं दो स्टेटमेंट की वजह से अगर आप देखोगे तो आपके दोनों ही डायग्राम में चेंज आया है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पर्सन मिल गए हैं? 6 नंबर ऑफ पर्सन मिल रहे हैं और इस डायग्राम में आपको कितने नंबर ऑफ पर्सन मिल रहे हैं? ओनली वी आर गेटिंग 4 नंबर ऑफ पर्सन हियर। तो इसी एक वर्ड से देखो कितना चेंज आ रहा है। तो इन वर्ड्स को जब भी हम स्टेटमेंट में पढ़े तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बहुत अच्छे से डील अप करना होगा। गॉट इट? ये पॉइंट्स थे आपके कुछ जो कि हमें याद रखने हैं वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ। हर तरीके के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले मैं सॉल्व करना बताती हूँ, नेक्स्ट से आप ट्राई करना। देखो स्टेटमेंट को पढ़ना है और बहुत आराम से बहुत पेशेंस रखते हुए ही हमें इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मोटिवेशन भी बी पेशेंस था। और क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। बोला गया है 8 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन है, उनके नेम दिए गए हैं, बता दिया गया कैसे टेबल पर बैठे हैं? सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। 8 पर्सन जो है वो सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं। फिर अब सर्कल टेबल पे बैठे हैं, अब मीटिंग चल रही है, इन्होंने तो बताया ही नहीं इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड में, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि पर्सन इनसाइड फेस कर रहे हैं या आउटसाइड। जब भी ऐसे सिचुएशन आपके सामने आए तो बाय डिफॉल्ट हम पर्सन को इनसाइड लेके ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग में कोई अपोजिट फेस करके, कोई इनसाइड फेस करके या सब अपोजिट करके तो नहीं बैठेंगे ना। मीटिंग हो रही है तो एक तरफ आमने सामने ही तो बात हो रही होगी, तो दैट्स मीन सारे ही पर्सन इनसाइड फेसिंग है। 8 पर्सन को बिठाया गया है और ये 8 पर्सन किस तरफ फेस करके बैठे हैं? इनसाइड फेसिंग। तो हमें इस चीज को बहुत फटाफट से ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इनसाइड फेसिंग है तो जो आपका राइट होगा वही इन पर्सन का भी राइट होगा। अब स्टेटमेंट में डायरेक्शन इंफॉर्मेशन पे देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। और जब भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिले वहां से लिंक बनाना शुरू करो और उसके बाद देखो कि उसका लिंकेज पॉइंट, उससे रिलेटेड, उस एलिमेंट से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ पर दी गई है, उन इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके हमें अपने डायग्राम को बनाना होता है। अब जैसे कि इसमें बोला गया है J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो। आपका इन 8 पॉइंट में से जहां मन करे आप P को बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सबके फेस इनसाइड है। तो मैंने P को यहां पर बिठा दिया। क्या बोला गया था? J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकेंड राइट पर J है तो P ये रहा,
P का फर्स्ट राइट ये हो जाएगा, सेकेंड राइट ये हो जाएगा, मैंने J को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक, आगे देखते क्या बोला गया, P के बाद हूँ यूज हो गया। अब हूँ के आगे वाली इंफॉर्मेशन बेटा किसके लिए यूज हो जाएगी, इस P के लिए। और P के आगे वाली इंफॉर्मेशन क्या बोला गया है, P हूँ इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। जो ये P है ये थर्ड राइट है K के। तो P को आप कहां पर प्लॉट करोगे कि K को आप कहां पर प्लॉट करोगे कि P आपका थर्ड राइट हो जाए। तो मेरे लिए तो यही जगह बच रही है K का फर्स्ट राइट, K का सेकेंड राइट, K के थर्ड राइट पर P आ जाएगा। क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या बोला गया है, M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। M जो है वो O के सेकेंड लेफ्ट है। ना ही मेरे पास M की इंफॉर्मेशन है, ना ही मेरे पास O की इंफॉर्मेशन है। तो इस पॉइंट को मैं साइड में नोट कर लूंगी कि जो M है ना वो O के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पर M बैठा है। ठीक, मैंने ये नोट कर लिया कि जब भी मुझे यूज आएगा मैं इस पॉइंट का यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर एक पर्सन नहीं बिठाया था। J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के फर्स्ट सेकेंड राइट पर J हो जाएगा। तो इस बार अब मैंने ये पॉइंट पहले नहीं बिठाया था, तो J की सिचुएशन अब हमारे पास ये वाली हो जाएगी। ठीक, आगे रीड करते हैं। O के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, O हूँ सिट बिटवीन P एंड J। P और J के बिटवीन बैठा है O। अब मुझे मिल गया O, और इसी O को क्या बताया था, O के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पर कौन है, M। अब O मेरा इनसाइड फेसिंग है, इस तरफ फेसिंग है, तो सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट पर किसको बिठा देंगे हम, M को। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। आगे फिर क्या बोला गया है, L इज नॉट द नेबर ऑफ K और N। L जो है वो K और N का नेबर नहीं है। तो देखो K के ये दोनों नेबर हुए, तो यहां पर तो आप L को नहीं बिठा सकते, तो L के लिए यही जगह बची हमारे पास। L की अगर ये दोनों पोजीशन कैंसल आउट हो चुका है तो L तो बस यहीं बैठेगा। और ये भी बताया गया था कि जो L है ना वो N का भी नेबर नहीं होगा, N का भी पड़ोसी नहीं होगा। तो यहाँ तो मैं N को नहीं प्लॉट कर सकती वरना फिर वो L का नेबर हो जाएगा। तो N मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा। एक पर्सन बच गया, जो ये 8 पर्सन थे इसमें से एक पर्सन का नाम बच गया, वो पर्सन कौन है, Q। तो मैं Q को यहाँ पर प्लॉट कर दूंगी। किसी को डाउट, बन चुका है हमारा डायग्राम। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के उसका मीनिंग समझ के हमें बस बिठाते जाना है। जो जो कंडीशन वो दे रहा है उसको हमें फुलफिल करानी है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है स्टूडेंट, हु इज अपोजिट टू Q। Q के अपोजिट कौन है, तो Q आपका ये रहा, और Q के अपोजिट कौन बैठा है, P। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, डायग्राम बन गया तो आप आंसर कुछ भी दे, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए उसका आंसर हम आसानी से हिट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आप सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो फिर से, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A B C D F G H are sitting around a circular table facing the center। फिर से जो पर्सन है वो सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं और किस तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। कितने पर्सन, 8 पर्सन। मैंने इन 8 पर्सन को ड्रॉ कर लिया और सबका फेस किधर है स्टूडेंट्स, सेंटर में फेस करके बैठे हैं। तो जो इनका राइट, जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वही इन पर्सन का भी राइट लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करते हैं, फटाफट से अपने डायग्राम को बनाते हैं। A सिट 4 टू द राइट ऑफ H। अब H से रिलेटेड आगे इंफॉर्मेशन है तो हम क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर देते,
लेकिन अगर सपोज करो ए और एच के बारे में आगे तक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती तो हम अपने क्वेश्चन को इनिशिएट नहीं करते। ठीक, बोला गया है ए सिट 4 टू द राइट ऑफ एच, एच के 4th राइट पर ए है, एच के 4th राइट पर ए है ना, तो एच को किसी भी पॉइंट पर बिठाओ। मैंने बिठा लिया यहाँ पर एच के 4th राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th राइट पर कौन आ जाएगा मेरा, ए आ गया। फिर क्या बोला गया है, वाइल जबकि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, कौन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, किसके लिए यूज किया जा रहा है, एच के लिए। जो एच है ना वो सेकेंड लेफ्ट है एफ के, एच मेरा ये रहा, एफ को मैं कहां पर बिठाऊं कि जो एच जो है मेरा सेकेंड लेफ्ट हो जाए, बताओ। तो एच को हम यहां पर बिठाएंगे, एफ को हम यहां पर बिठाएंगे, एफ के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा, एच। आगे क्या बोला गया है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी, एफ और बी का नेबर सी नहीं होगा। एक मिस्टेक, देखो यहां पर एफ के लिए क्या बोला गया था स्टेटमेंट, ए सिट 4 टू द राइट ऑफ एच जबकि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, किसके लिए, ए जो है वो सेकेंड लेफ्ट है किसके, एफ के। तो एफ को मैं यहां पर प्लॉट करूंगी तो एफ के फर्स्ट सेकेंड पर कौन आ जाएगा मेरा, ए। अब क्या बोला गया है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी, तो सी मेरा यहां नहीं आ सकता, सी मेरा यहां नहीं आ सकता। अब सी के लिए मेरे पास ये 3 जगह बची है, सी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। आगे देख लेते क्या बोला गया है, डी सिट 3rd टू द राइट ऑफ सी, सी के 3rd राइट पर कौन आना चाहिए, डी। अगर मैं सी को यहां पर रखती हूं इस पॉइंट पर, अगर मैं सी को इस पॉइंट पर रखती हूं तो सी का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या मैं डी को प्लॉट कर पाऊंगी, वहां तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो सी की एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हुई। अगर मैं सी को यहां पर बिठाऊं तो सी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पर कौन आ जाएगा स्टूडेंट, मेरा डी। लेकिन अगर मुझे सी को यहां पर बिठाना होता तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर से मैं सी को यहां नहीं बिठा सकती थी, क्यों, क्योंकि एफ ने पहले ही अपनी जगह ले रखी है, तो वहां पर मैं इसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगी। तो अब मेरे लिए सी के लिए फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुकी है कि सी जो है वो मेरा कहाँ बैठेगा, इस पॉइंट पे सी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पर कौन आ जाएगा, डी। आगे क्या बोला गया है, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, एच कभी भी जी के पास नहीं बैठेगा। तो मेरे पास जी यहां नहीं बिठाना, जी को यहां नहीं बिठाना, तो जी इन 2 प्लेस पर नहीं बैठेगा। तो कौन सी जगह बची जी के लिए, ये वाली जगह बची। अब ऊपर हमने शायद एक स्टेटमेंट छोड़ा है, सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, जो सी है वो एफ का भी नेबर नहीं है और बी का भी नेबर नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर बी को बिठा सकती हूँ, बी को बिठाऊंगी तो गलत हो जाएगा ना, तो बी के लिए बस यही जगह बची। एक नाम बच गया है, कौन सा, ए बी सी डी ई, तो ई यहाँ पर ब्लैंक वाले जगह पर आ जाएगा। आपका डायग्राम कंप्लीट। अब यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच में हमें कौन बैठा हुआ दिख रहा है, एफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज 3rd टू द राइट ऑफ एफ, एफ के 3rd राइट पर कौन है, तो एफ इनसाइड फेसिंग है, राइट ये हो जाएगा, एफ का फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पर कौन बैठा है स्टूडेंट, ई। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब आपके साथ एक जादू होने वाला है। अब यहाँ पर आपके साथ एक जादू होने वाला है। कौन सा जादू, यकीन दिलाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद भी बना लोगे। जिसने आज तक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं किया था ना, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये मेरा दावा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, फिर आगे इसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3।
आपके सामने यहाँ पर पर्सन गिवन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन बोला गया है उसका आंसर देना है। इसके लिए हमें पेन पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। देखते हैं क्या बोला गया। MNPRT W and F are sitting around a circular table facing the center। फिर से मेरे पास 8 पर्सन है और 8 पर्सन को मुझे सर्कल में बिठाना है। ठीक, 8 पर्सन है और 8 पर्सन को सर्कल में बिठाना है। 8 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल और फेसिंग द सेंटर, हमने बिठा दिया। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। P is third to the left of M and second to the right of T। जो P है वो थर्ड लेफ्ट है M के और सेकंड राइट है T के। क्या मुझे P और M से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है आगे? जब हमने स्किम किया इस पूरे पैसेज को तो मुझे P और T से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिला है, तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करती हूँ। P थर्ड लेफ्ट है M के। अगर M इस पॉइंट पर बैठा है, सबका फेस इनसाइड गिवन था क्वेश्चन में। P is third to the left of M। M का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे हमने प्लॉट कर दिया किसको? P को। एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट हमारे यहाँ पर कौन है? P। तो P के लिए बोला जा रहा है P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। जो ये P है ना, ये T के सेकंड राइट आना चाहिए, तो मैं T को यहाँ प्लॉट करूंगी तभी तो फर्स्ट और सेकंड राइट हो जाएगा P। इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं क्या बोला गया है। N is second to the right of P। P के सेकेंड राइट पर N है तो P हो गया P का फर्स्ट राइट, P के सेकेंड राइट पर मैंने N को बिठा दिया। R is second to the right of W। R जो है वो W के फर्स्ट सेकेंड राइट पर है, लेकिन W और R से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मेरे पास गिवन ही नहीं है। आगे का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। W के आगे हूँ, और हूँ के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए? जो नियरेस्ट एलिमेंट है हूँ के, तो हूँ के पास वाला एलिमेंट कौन है हमारा? W। तो W के लिए क्या बताया जा रहा है? W हूँ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M। M के सेकेंड राइट पर W। M मेरे पास पहले से ही बैठा है, M के फर्स्ट सेकेंड राइट पर W को बिठाया, और W के फर्स्ट सेकेंड राइट पर कौन बैठा था? R। फिर F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो F है वो P का नेबर नहीं होना चाहिए। तो देखो P का नेबर यहाँ पर तो F आएगा नहीं, F के लिए ये जगह बची, एक नाम बच गया। जो 8 नाम दिए गए थे उसमें से कौन सा नाम नहीं दिख रहा है हमारे पास? H। तो H इस ब्लैंक स्पेस पर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ H। H का इमीडिएट नेबर कौन है? तो H का इमीडिएट राइट और लेफ्ट तो बताया नहीं गया, तो H के इमीडिएट नेबर दोनों ही होंगे, और कौन कौन है वो? P और N। दैट इज P और N। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत सारे बच्चों का ये आंसर सही आया होगा। सही आया है तो आप अपने इस सेशन को लाइक करते रहना है और चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास? 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फिर से हमारे पास 8 पर्सन है और 8 पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 8 पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इनसाइड फेसिंग। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। E एंड G ऑलवेज सिट नियर ईच अदर। E और G हमेशा एक दूसरे के पास बैठेंगे, तो E आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक, और G यहाँ भी। इसके साथ साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो मेरी बन जाएगी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी ले लेते हैं। क्या है? टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा होगा। कैसे टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा? क्योंकि आप एक ही टाइम पे दो दो पॉसिबिलिटी लेके चलोगे स्टूडेंट, तो आपको स्टेटमेंट को बार बार नहीं रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी।
देखो अब यहाँ पर हमने जी, अगर मैंने ई को यहाँ पर प्लॉट किया है तो इमीडिएट नेबर तो दोनों तरफ हो सकते हैं ना, राइट लेफ्ट। ई और जी हमेशा साथ में बैठे हैं। डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पर डी बैठेगा। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी सिट नेक्स्ट टू ए वेयर डी नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, एच इज नॉट टू डी और सी। तो अब मैंने दो पॉसिबिलिटी तो ले ली, लेकिन मेरे पास जी और ई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। तो क्वेश्चन को हम यहाँ से इनिशिएट नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ से इनिशिएट नहीं करने वाले हैं। अब कहाँ से इनिशिएट करेंगे? बोला गया है डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो हमने सी को यहाँ पर बिठाया, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर डी को प्लॉट किया। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर किसको बिठाना है मुझे? एफ को, बाद में देखेंगे। सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, जो सी है सी के पास ए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ए को लिख के कट कर दो ताकि आपके दिमाग में ये चीज हमेशा बात बनी रहे। फिर बोला गया वेयर डी नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, डी जी के पास भी नहीं बैठा तो आपका जी यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, ठीक। फिर बोला गया है एच इज नॉट नेबर द डी एंड सी, जो एच है वो डी और सी का भी नेबर नहीं होगा, तो एच को आप यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, एच को आप यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते, एच आपका यहाँ भी नहीं आएगा और एच आपका यहाँ भी नहीं आया। तो हमारे लिए एच के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनी है। कौन कौन सी? एक बार हमने एच को यहाँ पर बना लिया और एक बार मैंने एच को यहाँ पर बना लिया, और सी और डी तो आपके पहले से ही यहाँ पर बने हुए हैं। अब कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आने वाले वो हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। अब एच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एच के सेकंड लेफ्ट पर एफ, तो एच का यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, एफ को बिठा सकते हो नहीं, तो ये डायग्राम आपका कैंसल आउट हो जाएगा। एच के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर मेरा यहाँ पर एफ आ जाएगा। अब देखो क्या बोला गया था, जी और ई जो है वो साथ में बैठे हैं, जी और ई साथ में बैठे हैं तो ब्लैंक स्पेस मुझे चाहिए, और इस डायग्राम में आपको दो ब्लैंक स्पेस कहाँ पर दिख रहा है? वो ये दिख रहा है। अब जी और ई का प्लेस कैसे डिसाइड करें? तो यहाँ पर बोला गया इस प्लेस पर जी नहीं बैठेगा, तो जी यहाँ पर हो जाएगा और जी और ई एक दूसरे के नेबर हो जाएंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर होते हुए चल रहे हैं। बोला गया है वेयर डी नेवर सिट टू जी, एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी, अब डी और सी का भी एच नेबर नहीं है। और कौन सा पॉइंट रह गया? एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, सी इज नेवर टू द ए, सी के पास ए नहीं आना चाहिए, तो ए के लिए मेरे लिए ये जगह बची। एक पर्सन रह गया बी, वो बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। दैट्स मीन्स दिस वन इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। हु सिट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का इमीडिएट नेबर कौन है? तो एफ और ई। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, सॉरी माय मिस्टेक, स्टेटमेंट रीड करने में गलती हुई। क्या है? हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट पर कौन है? तो डी इनसाइड फेसिंग, डी के इमीडिएट राइट पर कौन दिख रहा है मुझे? एफ। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अभी तक हमने सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब मेरे पास यहाँ पर कौन सा पर्सन आ चुका है? स्क्वायर टेबल पे पर्सन बैठे हुए हैं, स्क्वायर टेबल पे पर्सन बैठे हुए हैं। ये है हमारा स्क्वायर टेबल, इस पे पर्सन बैठे हुए हैं। अब स्क्वायर पे पर्सन, आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है? सब सेंटर पर बैठे हैं। अब स्क्वायर में भी किस साइड पर, कोई कॉर्नर पर ऐसे तो नहीं बैठा, ये तो नहीं बताया गया। उसके लिए हम डेटा रीड करते हैं। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, वाइल सम ऑफ देम आर सिटिंग राइट इन द सेंटर ऑफ द आर्म, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं और कुछ सेंटर में बैठे हैं। तो हम दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। 4 पर्सन हमारे सेंटर पे हो गए और 4 पर्सन हमारे कॉर्नर पे हो गए। और क्या बताया गया है? ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सब टेबल के अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सेंटर में। ठीक,
आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। G और F से रिलेटेड पॉइंट स्टूडेंट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं। आगे स्टेटमेंट बोला गया है B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A, C सिट थर्ड टू द राइट ऑफ H, E सिट थर्ड टू द राइट ऑफ F। F से रिलेटेड पॉइंट मुझे मिल चुका है, तो मैं उस स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगी। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। F को यहां बिठाया, F के फर्स्ट सेकंड राइट पर G बिठाया। F मिड में भी तो बैठ सकता था, F मिड में भी तो बैठ सकता था, तो उसके लिए दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं हम यहाँ पर। टू, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। F के फर्स्ट सेकंड राइट पर किसको बिठा दिया हमने? G को। फिर क्या बोला गया है? B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ A। A जहां पर भी आएगा उसके सेकंड राइट पर मुझे B को बिठाना है। C सिट थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के थर्ड राइट पर C, तो H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C। इन इंफॉर्मेशन को नोट करते रहोगे तो आपको स्टेटमेंट बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपका क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है? E सिट थर्ड टू द राइट ऑफ F। F के थर्ड राइट पर किसको बिठाना है? E के, तो F का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट E हो जाएगा और इस वाले में F के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर मेरा E हो जाएगा। C इज नॉट नेबर ऑफ A। जो C है वो A का नेबर नहीं होना चाहिए। अब डायग्राम में प्लॉट करो, एक H और 2 का गैप C होना चाहिए। H को यहाँ बिठाओगे, एक 2 का गैप C, H को यहाँ बिठाओगे, एक 2 का गैप C। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। H को यहाँ बिठाओगे, 2 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, H को यहाँ बिठाओगे, 2 की पॉसिबिलिटी C। कुछ और स्टेटमेंट है क्या? बोल दिया गया है C सिट थर्ड टू द राइट ऑफ H, E sit third to the right of F, C is not the neighbor of A, who sits second to the right of B। B के सेकंड राइट पर कौन है? अब पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर हमारे पास B, C sit थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के थर्ड राइट पर, H को यहाँ बिठाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर किसको बिठा दिया हमने? C को। लेकिन अगर H को यहाँ पर बिठाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C मेरा यहाँ आता, H को यहाँ बढ़ाते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C मेरा यहाँ पर आता। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती। और ये भी बोला गया था कि A के सेकंड राइट पर B है। अब देखो A का फर्स्ट सेकंड राइट B हो जाएगा। A को यहाँ पर प्लॉट करोगे तो फर्स्ट सेकंड राइट पर B हो गया, यहाँ पर प्लॉट करोगे तो फर्स्ट सेकंड राइट हो नहीं सकता। अंदर वाले डायग्राम में देखें तो A का सेकंड राइट नहीं हो सकता, A के सेकंड राइट पर नहीं हो सकता, तो A के सेकंड राइट पर B हो जाएगा। ठीक, वरना A के फर्स्ट सेकंड राइट पर यहाँ पर भी तो हो सकता था। अगर हमने C को यहाँ पर लिया है तो फर्स्ट सेकंड राइट बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। फिर क्या बोला गया है? C इज नॉट नेबर ऑफ A। इस वाले डायग्राम में तो C A का नेबर हो गया। दैट्स मीन्स जो H की हमने ये वाली पोजीशन ली थी, इससे हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट। क्या मुझे H को किस प्लेस पर लेना पड़ेगा इस बार? यहाँ वाली कैंसर, H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर कौन? C। A और B को सेकंड प्लेस की जगह नहीं मिल पाएगी। A के सेकंड राइट पर B है, अब मुझे इस डायग्राम में नहीं, तो अब मेरे पास फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिली क्या कि जो H आएगा वो अब मेरा कौन से प्लेस पर आएगा? इसी वाली जगह पर आएगा। H के फर्स्ट सेकंड राइट पर थर्ड राइट पर हो नहीं सकता, तो H मेरा यहाँ H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C को प्लॉट कर देंगे। अब जब C को प्लॉट कर दिया तो A के सेकंड राइट पर B, तो A को यहाँ पर प्लॉट करोगे, A के सेकंड राइट पर B हो जाएगा और एक नाम बच जाएगा कौन? A B C D बच जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। इस वाले डायग्राम में देखें, H को यहाँ पर रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C, एक को हम यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि सेकंड राइट पर B और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो H अब मेरा इस वाले पोजीशन पे भी नहीं आना है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम लेके चल रहे हैं। तो अब H यहाँ पर नहीं आना, तो H को यहाँ पर बिठाओ, H के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C, तो A और B के लिए जगह खत्म हो जाएगी। तो इस वाले डायग्राम में अब जब हम H को यहाँ पर बिठाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल नहीं है, तो H यहाँ पर बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर C ये हो जाएगा, A के फर्स्ट सेकंड राइट पर B ये हो जाएगा और एक सिंगल स्पेस बच जाएगा हमारे E के लिए। क्वेश्चन में डिमांड है
हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, बी के फर्स्ट सेकेंड राइट पर कौन है, सी, और यहाँ के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो बी के फर्स्ट सेकेंड राइट पर कौन है, सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आई होप मुझे जितने भी बच्चों ने सेशन देखा है उन सबका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन पे लाइक प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हमसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हो सकते हो। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का कनेक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, आपका व्हाट्सएप चैनल हो, ट्विटर हो, थ्रेड हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी डाउट अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में बने रहना है, उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट के और आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहे, इसको शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।